फर्स्ट टाइम उसी कोविड पीरियड में 5 लाख सैनिटरी नैपकिन्स मंगवाए और बँटवाए। हालाँकि मेरी वाइफ ने 10,000 रुपये दे के शुरुआत कर दी थी। अभी तक कितने बच्चों की हेल्प हो पाई है इस चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से? ये तो मुझको लगता है कि 500-600 से ज़्यादा, लगभग 1000। और अभी मंडल में पूरे, मुझको लगता है मुरादाबाद मंडल में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा एफपीओ हैं और उनकी संख्या 100 से पार है जो एक्टिव है। In a country as diverse and vast as India, challenges in healthcare and agriculture often affect the most vulnerable communities. Yet, amidst these challenges, there are stories of hope and transformation, driven by visionary leaders committed to making a difference. One such officer is Mr. Anjani Kumar Singh, a 2005 batch IAS officer currently serving as the Divisional Commissioner of Moradabad. Mr. Singh's innovative initiatives have revitalized both child welfare and agriculture. My colleague Muskan had the opportunity to speak with Mr. Singh about his groundbreaking Child Welfare Society initiative and the formation of the Farmers Producers Organization, or FPOs. Let's hear directly from the officer about these impactful projects. 19 साल की जर्नी में आपने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ गिनाना चाहूँगी मैं। सुगम्य लाइब्रेरी, फिशरीज, एफपीओ, उसके बाद कोविड के समय आपने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी बनाया था। तो अगर आप सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताएं कि उसको कैसे स्टार्ट किया था कोविड के समय? देखिए, अभी तक जितनी सारे इनिशिएटिव्स मैंने लिए हैं वो हमारी कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एक जनरल पर्सन, कॉमन पर्सन के तौर पे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर उसको आप उसका सोल्यूशन सोचते हैं कि क्या हो सकता है। दो चीज़ें हैं सोल्यूशन के बारे में। एक कॉमन सोल्यूशन जो कॉमन सेंस के साथ सोल्यूशन ढूंढा जाता है, मुझे लगता है कि वो हमेशा कारगर रहता है। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, मतलब पूरी तरह से उस समस्या को का समाधान न कर दे, पर सस्टेनेबिलिटी उसमें होती है, क्योंकि आप अलग से रिसोर्सेज थोप नहीं रहते उसमें। तो जितने भी मैंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं ये कहूँगा कि एक तो कॉमन प्रॉब्लम से निकल के आई हैं, वो चाहे मेरा अपना अनुभव रहा हो बाहर, क्योंकि अब मैं अपने एरिया से जब बाहर जाता हूँ तो अधिकारी नहीं हूँ, एक कॉमन पर्सन के तौर पे मुझे भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो सारे लोग फेस कर रहे हैं। वहाँ से आया हुआ अनुभव हो, परिवार से निकला हुआ अनुभव हो, हमारे सहकर्मियों के थ्रू जो अनुभव हो, या फिर जो लोग बताते हैं मुझको आकर, या फिर जो पब्लिक कॉमन होती है वो शेयर करती है, इन्हीं सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स कॉमन जो अप्रीहेंशन है उसका जो पूरा ग्रिपिंग है वो आती है, और उसी से सोल्यूशन भी निकलता है कि आप कॉमन सोल्यूशन क्या देंगे। तो जो चाइल्ड वेलफेयर का जो था, लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लॉकडाउन में एक नहीं, पता नहीं कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, और वो ये नहीं कहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर खुद सोच के लिए, मैं ये एक तरीके का ना, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं सारे टीम के लोग, उनके थ्रू होता है। कोई किसी ने किया, जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम जब एक कंट्रोल रूम चल रहा था सभी के लिए, तो विमेन के लिए अलग कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया था और उसमें ज़्यादातर हम बच्चों और महिलाओं की समस्या को लेते थे, और वो इतना पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, पॉपुलर इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने में उसमें महिलाएं ही सारा हैंडल करती थी। ये मेरा अपना आइडिया नहीं था, ये मेरे साथ काम करे कंट्रोल रूम को हैंडल कर रहे निवेदिता ने दिया था, और तब से लेकर, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने फॉर द फर्स्ट टाइम उसी कोविड पीरियड में 5 लाख सैनिटरी नैपकिन्स मंगवाए और बंटवाए, ये सोचते हुए कि मुझसे यही सवाल किया गया कि सारे लोग कमरे में बंद हैं, सामान्य तौर पे महिलाएं सैनिटरी नैपकिन खरीदने में उनको असहजता होती है, तो इस समय क्या हो रहा होगा, वो कैसे मंगा रही होंगी, कैसे यूज़ कर रही होंगी। इसको देखते हुए दो चीज़ें हमने की। एक तो ये कि आप ऑन कॉल पे करके अपने ब्रांड का जो भी आप यूज़ करते हैं सैनिटरी नैपकिन मंगा सकते हैं, या फिर हमने कई कंपनियों से टाई करके सैनिटरी नैपकिन गांव-गांव तक बंटवाया और ये लोगों के सहयोग से हुआ। इसी तरीके के इनिशिएटिव्स लगातार हम ले रहे थे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और इसी में ये था कि जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, तो मुझे याद है मैं मार्केट में गया था कि लोगों को डिस्टेंसिंग करते हुए सारी चीज़ें करवाते रह सकूँ। तो कुछ बच्चे मुझे बैलून बेचते हुए मिले, और मैंने उनसे कहा कि भाई बैलून क्यों बेच रहे हो? तो सामान्य सी बात थी कि सब खर्चे के लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? तो उसमें से एक बच्चे ने बताया कि फादर काम करते थे लेकिन बीमार हैं, और मदर सब्जी की दुकान लगाती, फादर सब्जी की दुकान लगाते थे, उसमें मदर घर पे काम करती थी, लेकिन अभी वो दोनों ही काम नहीं हो पा रहा है।
तो मुझे असिस्ट करने के लिए, मैं सब्जी की दुकान नहीं कर सकता इसलिए मैं बलून बेच रहा हूँ और ये आसानी से हो जाता है। तो शुरू में तो मैंने जितने सारे बच्चे थे सबसे सारे बलून खरीद लिए और उसके बाद सबको कहा कि घर जाओ और उनके पैसे देकर, लेकिन रास्ते में दिमाग में बात चल रही थी। देन फिर अगेन कंट्रोल रूम में निवेदिता थी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ज़रा सा पता करो कि कहाँ कहाँ इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे ही बातचीत में उसने कहा कि तो आपने सोल्यूशन क्या निकाला? तो मैंने कहा अभी तो फिलहाल बलून खरीद लिए, तो ये तो कोई सोल्यूशन है नहीं, क्या होगा आप सोचिए। फिर घर आया, वाइफ से भी डिस्कशन हुआ। जब सारे लोगों की बातें मैंने सुनी तो एक कॉमन सी चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि हमें इन बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा कि जो इनकी लाइवलीहुड प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से ये सड़क पे खड़े होकर बलून बेच रहे हैं, वो कम से कम दूर कर सके। लेकिन ये होता कैसे? मैंने जब वहाँ पे चौराहे पे बच्चों को बलून बेचते देखा तो पहला तो काम यही था कि जनरली वो कहते हैं कि सारे बलून्स मैंने खरीद लिए, हालांकि वो मेरे काम के नहीं थे, पर एक जब भी आप ऐसी चीज़ देखते हैं ना तो एक कॉमन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कि सिंपैथाइज होना, और हम किसी को इस तरीके से मदद करने के बाद लगता है कि हमने बड़ा उपकार का काम किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया और हमें 4 जगह सुनाऊंगा भी, पर ये वो सोल्यूशन नहीं होता। कभी भी किसी की प्रॉब्लम से सिंपैथाइज होके कुछ ऐसे करना जिसको आप दान में गिनते हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, वो आप अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिमाग में मेरे चल रहा था, तो मैंने घर आके वाइफ से भी डिस्कशन किया। तो फिर यही हुआ, एक कॉमन जो था, निवेदिता ने भी कहा कि एक और वो फंड खोलते हैं। ऑलरेडी कोविड फंड हमारा चल रहा था डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें करीब करीब लोगों ने काफ़ी उत्साहित होकर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किया था। तो फिर से लोगों से कहना कि आप इसलिए डोनेट करो क्योंकि हम बच्चों के उसमें काम करना चाहते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है पब्लिक और हमारे बीच, वो एक बड़ा इशू था। इसलिए मुझे 2 दिन लगे। हालांकि मेरी वाइफ ने 10,000 रुपये दे के शुरुआत कर दी थी, मैंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बात वहीं की वहीं अटकी हुई थी कि कैसे लोग करेंगे। डिलीबरेशन हुआ, फिर वही डिस्कशन। उसके बाद ये हुआ कि निवेदिता ने सुझाया कि एक काम करिए, सबको सर्टिफिकेट दीजिए, जो भी अगर इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। साथ के अधिकारी थे जो एडीएम और डीपीओ, तो उन सबों ने एक फॉर्मेट तैयार किया जिस पे हम लोगों को जो भी डोनेट करेगा उसको मैं खुद सर्टिफिकेट दूंगा। और ये इस पे बेस था कि उसने कहा कि आपके यहाँ लोग आते हैं जनरली मिल के फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो ही खिंचवाना चाहते हैं, तो क्यों ना उसको हम बच्चों के फेवर में यूज़ करने की कोशिश करें, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और बजाय आप लोग बुके लेके आते हैं, बुके ना दीजिए, सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए। ये एक अच्छा उपाय निकला। और फिर चाइल्ड केयर फंड में भी लोगों ने काफ़ी पैसा देना शुरू किया। उससे एक इसकी शुरुआत हुई केवल रामपुर में। उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ लेकिन कंप्लीट करनी थी, क्योंकि आप जब भी ऐसी चीज़ करते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते करते लगभग 2 साल पहले हमने पूरी तरह से इसको एस्टेब्लिश कर लिया है। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जो अभी तक हमने, मुझको लगता है कि करीब करीब उसमें लोगों के सहयोग से 3 करोड़ से ज़्यादा का बच्चों का, वो चाहे हार्ट की सर्जरी हो, चाहे उनके शुरुआती दौर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें जनरली जल्दी उनका नहीं होता, और उसमें एक हमने थंब रूल रखा है कि जो सरकारी स्कीम से कवर हो सकता है या किसी और तरीके से कवर हो सकता है उसको हम इसके अंदर नहीं लेंगे। एक दूसरा, हम किसी के पर्सनल हाथ में कैश नहीं देंगे, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा और कोई हमें भी कैश नहीं देगा। इसका एक अकाउंट है, उस अकाउंट में ही जमा करना है, और जाएगा भी तो उस अकाउंट से अकाउंट में ही जाएगा, और वो भी किसी व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जाएगा। वो जाएगा तो हॉस्पिटल के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जिस तरीके की मदद है उसमें जाएगा। हमने इस बात को एकदम रेयर कर दिया कि किसी के भी हाथ में जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई इस तरीके की मदद चाहता है तो उसका हम पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तत्काल वेरिफिकेशन करने, तत्काल की ज़रूरत है उसको मदद की, तो हम तत्काल मदद दे देते हैं, उसके बाद भी वेरिफिकेशन करते हैं। इससे इंश्योर करते हैं कि पैसा सही जगह जाए, सही हाथों में जाए। और एक और भी चीज़ है इसमें, एक थोड़ा सा जो डेलिब्रेशंस हमारे हुए यहाँ डिस्कशंस हुए, उसमें एक बात आई कि आप सरकारी मशीनरी का फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अधिकारियों को अपना सरकारी काम छोड़ के फिर इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो वो भी हमने तय किया कि हम सरकारी जो हमारे पब्लिक का वर्क होता है उसको प्रभावित किसी भी तरीके से नहीं करेंगे, न उस दौरान करेंगे। मदद हम तुरंत कर देंगे, वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा।
तो हमने एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश की है। इसको हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसमें काफ़ी मदद भी की। और इनफैक्ट जितने भी सीनियर ऑफिसरों ने इसके बारे में जाना, सबकी तरफ से हमें सपोर्ट मिला और आज हम एक फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन बना के यहाँ पे, जिसमें सारे ऑफिसर्स शामिल हैं और उसको हम रेगुलर कर रहे हैं। That's nice. तो अभी तक कितने बच्चों की हेल्प हो पाई है इस चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से? ये तो मुझको लगता है कि 500-600 से ज़्यादा, लगभग 1000। और उसमें रामपुर में डीएम ने एक इनिशिएटिव निकाला कि जिन बच्चों के पैदाइशी कुछ बीमारी है, पैर उनके टेढ़े हैं या क्लिफ जो होता है वो है, इन सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने इसी से 2 अभियान चलाया और उन दोनों अभियानों में एक तो बच्चों का करेक्टिव जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करते थे, और दूसरा जिसके लिए बाद में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला रामपुर को, कुपोषित बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल हुआ। और दोनों ही तरीके से हमने कुपोषित बच्चों में खास तौर पे ध्यान रहा है, कुपोषित बच्चों पर गवर्नमेंट का भी ध्यान है, तो उस पर भी हमने उसको लगाया। और जो बच्चे बीमार थे या उनके पेरेंट्स बीमार थे, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चों का केवल उनकी बीमारी या उनकी मजबूरी से ही कनेक्शन नहीं होता। उनकी मजबूरी इस वजह से भी हो सकती है कि उनके पेरेंट्स या अभिभावक या जो उसको बेड अर्नर है वो सही ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे भी हमने दखल दिया कि एक समग्रता में हम बच्चे को सपोर्ट दे सकें, प्रोटेक्शन दे सकें। Okay, so coming to your other initiative is farmers producer company. ये भी आपने स्टार्ट किया था, FPO? हाँ, ये भी है। रामपुर में आफ्टर द लॉकडाउन, उसी समय स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन के जस्ट आफ्टर इफेक्ट के तौर पे, हालांकि मीटिंग्स उसके पहले से चल रही थी। मैं इसके पहले जब इरिगेशन में काम कर रहा था तब से मैं प्रयास कर रहा था उत्तर प्रदेश में फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी एस्टेब्लिश करने का। मैं फतेहपुर में डीएम था तो वहाँ पे भी एक FPC FPO क्रिएट करवाई थी। यहाँ पे लेकिन एकदम इंटायरली डिफरेंट था आइडिया। वो थोड़ा सा इस बात को लेकर था कि हम कैसे फार्मर्स को इस तरीके से जोड़ें कि वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन में भी आवे और उनको बेहतर आय भी मिल सके। जो बेसिक आइडिया था वो यही था। दूसरी बात ये कि खेती से होने वाले फसलों के जो अंधाधुंध जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं या केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेविएट करें हम उनको। तो उसमें अमित वर्मा अपने रामपुर FPO के साथ, शुरुआत में FPO था वो, उसको साथ लेके आए, फिर वो बाद में FPC में कन्वर्ट हुआ और वहीं से शुरुआत हुई कि एक ध्येय लेकर हम चले थे। हालांकि जो FPO था FPC में कन्वर्ट होने के बाद उसका दायरा बहुत बड़ा होता चला गया और फिर जब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला तो उसमें भी FPC का बहुत बड़ा योगदान था और उसको एक वैरायटी ऑफ वर्क्स मिले, एक अलग अलग दिशा में भी उसने काम करना शुरू किया। और अभी मंडल में पूरे, मुझको लगता है मुरादाबाद मंडल में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा FPOs होंगे। कितने? और उनकी संख्या 100 से पार है। Okay. जो एक्टिव हैं। उसमें क्या होता है कि बीच में यंत्रों की बात थी कि अगर FPO के माध्यम से कई सारे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाले के काम करेंगे तो उसके चक्कर में बहुत सारे FPOs बन गए, पर उसमें एक्टिव कम ही थे। हमने यहाँ पर एक को चूज करके ग्रूम करवाया और उनको इस बात के लिए इंस्पायर किया कि वो एक्चुअल में वर्क करें, फॉर नेम सेक न रहें। इसका फायदा हुआ और यहाँ पे अब केवल रामपुर FPO पहले था, अभी बहुत सारे FPO से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी से हमने कई सारे और भी इनिशिएटिव FPOs को बेस करके शुरुआत की। तो कितने फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको इस FPO से? FPO से जुड़े तो हजारों की संख्या में फार्मर्स यहाँ जुड़ गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, पर चेंज की शुरुआत हुई। एक जगह से दूसरी जगह को मूव कराना ही सबसे कठिन काम होता है। हम अभी उसी दौर में हैं कि एक जगह से दूसरी तरफ मूव करा रहे हैं। यंग ब्रीड्स हैं, नए लड़के हैं, अपने अपने प्रोफेशन के मास्टर्स हैं, बहुत अच्छा ट्रेंड हैं और वो छोड़कर एग्रीकल्चर में आए हैं। उनके उत्साह के कारण और उनके जो नॉलेज है, एक क्यूरियोसिटी है एग्रीकल्चर को समझने की, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हम कर पाए हैं। तो एग्जैक्टली तो मोनेटाइज करना थोड़ा सा मेरे लिए अभी इस समय कठिन होगा कि कितना हमने किसानों को मॉनेटरी बेनिफिट में कर लिया है, पर वो करोड़ों में होगा। और
अब उसको एक्सपोर्ट से जब जोड़ना शुरू किया, पीछे बिजनौर में राइस का एक्सपोर्ट किया, बहुत सारी और चीज़ों के एक्सपोर्ट से जोड़ा। बनाना में बहुत अच्छा एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन उसने काम शुरू किया बिजनौर में। यहाँ पे हनी का बहुत अच्छा चल रहा है, और रामपुर से लेकर अमरोहा तक हनी का बहुत बढ़िया प्रोड्यूस करने वाले एफपीओज भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं। औरतों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप एग्जैक्टली हनी। तो औरतों तक वो बात पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे का कोलैबोरेशन कर रहे हैं। पहली बार मुरादाबाद में एक कन्फेडरेशन बना एफपीओज का, और ये शायद प्रदेश का पहला कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशन के लेवल पर अभी हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं गठन के अलावा, लेकिन उस पर प्रयास जारी है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। हमारी कोशिश ये है कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या जितने सारे हैं, इसमें सोसाइटीज़ बनती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको हर एक आदमी को इस समय हेल्थ कॉन्शियस है, उसको शुद्ध खाना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है फार्मर्स का। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फार्मर्स को सीधे उन सोसाइटी से जोड़ सकें, जहाँ पे उनको एक सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप कर सकें कि जो आपके घर में आ रहा है, खाने की चीज़ आ रही है खेत से, वो शुद्ध है, और जितना क्लेम किया जा रहा है वो है। इस दिशा में अभी हम काम कर रहे हैं, और ये हम करने में सफल हो गए। तो बहुत सारे किसानों को भी फायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कंज्यूमर का एक सबसे बड़ी बात है कि वो पैसा देने को तैयार है, चाहे जितना भी दो, मुझे शुद्ध दो। जो क्लेम कर रहे हो वो मिलना चाहिए, उसका रेट भी डाउन होगा। और अभी आप देखेंगे ऑर्गेनिक के नाम पर, चूंकि ऑर्गेनिक का पूरा एक सिस्टम ही चल पड़ा है कि सभी लोग चाहते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे कई बार धोखाधड़ी भी हो जाती है, उससे भी कंज्यूमर बचा रहेगा। और फार्मर को जब एक एग्जैक्ट रेट मिलना शुरू होगा उसकी अपनी फसल का, उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी, कहीं उसको ख़राब नहीं होना पड़ेगा, तो वो भी सेटिस्फैक्टरी तरीके से उस दाम को कम करके एक दूसरे से जो म्यूचुअल लेन देन है वो बेहतर होगी। ओके। The dedication and innovative thinking of officers like Anjanya Kumar Singh can truly transform lives and communities. His initiatives in child welfare and agriculture serve as powerful examples of how compassion and leadership can create lasting change. Thank you for joining us today. We hope these stories inspire you as much as they inspire us. Stay tuned to Indian Masterminds for more such videos. Thank you.